हमारा पिछला वीडियो अधूरा रह गया था कुछ तकनीकी समस्या के कारण, वो वीडियो हमें बीच में ही रोकना पड़ा। उसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इन क्वेश्चनों को दोबारा नहीं करेंगे, आप वो वाला वीडियो अपलोड हो चुका है उसको देख सकते हैं। उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो भारत का राष्ट्रपति है उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश महोदय उपस्थित नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे सीनियर ज्येष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? वही क्वेश्चन फिर से आ गया है कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति को यहाँ पर होना चाहिए। शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 60 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश है उसके समक्ष शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? किस अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमने पहले क्वेश्चनों में डिस्कस कर लिया है हमने कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुनाव होता है हमारे राष्ट्रपति का। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ये मतदान गुप्त होता है अनुच्छेद 54 के अनुसार। इसमें जो भाग लेते हैं वो जरूर देख लीजिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, जरूर ध्यान रखना। नहीं को नहीं तो फिर हम लोग इस शब्द पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उल्टा करके चले आते हैं। हमारा आता हुआ एक क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में ज़्यादा समय हमें मिल नहीं पाता है, इसलिए हम थोड़ी सी भी असावधानी बरतेंगे तो हमसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है ये हमें बताना है। उन महान आदर्शों पर गर्व करना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया, बिल्कुल है। आम चुनाव में मतदान करना, ये भी बिल्कुल है। आम चुनाव में मतदान करना ये नहीं है। अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना और उसकी रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। आम चुनाव में मतदान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसका वर्णन नहीं है। बाकी तीनों जो ए, सी, डी हैं वो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और मतदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत के संविधान के भाग 4(1) के तहत अनुच्छेद 51A में जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा शामिल किया गया है। किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। सभी जो टॉपिक्स हैं इसमें कवर किए गए हैं। वीडियो अब बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। परीक्षा से पहले आप इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आप कमेंट में बताइएगा, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। भारतीय संविधान में भाग 4(1) के तहत अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है।
जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। मौलिक कर्तव्य नहीं है जबकि अन्य सभी मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी मतदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में एक समिति गठित की गई थी, उसका नाम क्या है? अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो राजीव गांधी जी ने 1986 में जिसका गठन किया था वो थी LM सिंघवी समिति। और आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी, तो इन समितियों को आपको क्रम से व्यवस्थित करने के लिए दिया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, इम्पोर्टेंट का आप इसमें ज़रूर मार्क लगा लीजिएगा। हम यहाँ पर सभी डिस्कस कर देते हैं आपको क्रम से। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था, जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में और GVK राव समिति 1985 में गठित की गई थी। तो आप चारों समितियों को याद रखिए। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी 57 में, अशोक मेहता समिति आई थी 77 में, GVK राव समिति आई थी 85 में और 86 में LM सिंघवी समिति आई थी। अभी खंड शिक्षा अधिकारी में ये पूछा गया है, आप नोट जरूर कर लीजिए। संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? तो 11 अभी भी जो है हमारे मूलभूत कर्तव्य हैं वो सूचीबद्ध हैं 11। हमारा C ऑप्शन सही हो जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, यह आपको याद रखना है। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इनकी कुल संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार वर्तमान समय में हमारे जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 1976 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तब 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा का जो है अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया है। इसलिए अब कुल 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या ऑस्ट्रेलिया? किस देश के संविधान से हमारे देश में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो ये आपको बताना है, रूस के संविधान से। सोवियत संघ के संविधान से हमारे देश में जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हम जो अगली कड़ी लेकर आएँ वो आपको प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया था मौलिक कर्तव्य को, यह आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है वो कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा या धार्मिक आधार पर निषेध। तो जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है वो अनुच्छेद 29 में दी गई है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर है वो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता जो है अनुच्छेद
21 में दी गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है बी। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार। देश की रक्षा का अधिकार जो है वो नहीं है, ये कर्तव्य है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोग ज़रूर कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, जिन्होंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उनको ज़रूर करिए। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कहीं से भी कितना भी डाटा कलेक्ट करके आपके समक्ष रखेंगे और PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो मौलिक अधिकार नहीं है, पहले पूछा था मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? देश की रक्षा करना। 2 बार पूछा गया है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद में से लिए गए हैं। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक लिए गए हैं, ठीक है। बी उत्तर हमारा सही होता है, क्योंकि मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक ही है। कुछ आपको जो इसकी लैंग्वेज है वो नहीं समझ में आएगी, तो आप कन्फ्यूज ना हो, ध्यान से सावधानीपूर्वक पढ़िए। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। विश्व के प्रजातंत्रीय देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो जो हमारे देश भारत का संविधान है वो सबसे ज़्यादा लंबा और विस्तृत है। हमारा संविधान सबसे ज़्यादा लंबा और विस्तृत है। क्यों लंबा और विस्तृत है? इसलिए क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 22 अनुसूचियाँ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अब आप सोच सकते हैं, जो अमेरिका का संविधान उसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं और वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, लेकिन हमारे देश के संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत एक गणतंत्र है। अब गणतंत्र का मतलब क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है, यहाँ पर आपको गणतंत्र का मतलब बताना है। शासक राजा या रानी होते हैं। शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है। राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो जो इसका गणतंत्र का मतलब होता है, राज्य के प्रमुख उसके लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं या परोक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। जनता द्वारा चुना होता है, वही गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंडीमारी वेंकट सुब्बाराव या पिंगली वेंकैया। तो हमारा राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, सभी को पता है। इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पूछा जा सकता है कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जबकि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। कुछ अभ्यर्थी जल्दबाजी में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो आप सावधानीपूर्वक आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। जो हमारा वंदे मातरम है वो हमारा राष्ट्रगीत है और जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1948, 22 अक्टूबर 1947। तो भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है।
भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 24 तीलियां हैं, जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं, और जो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। 3-4 चीज़ें याद रखिए। चक्र में 24 तीलियां हैं, अनुपात लंबाई चौड़ाई का 3:2 है, और 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, खासकर जो ग्रुप डी की परीक्षाएं या सी की लेवल की परीक्षाएं उनमें ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? हमें असंगत कथन बताना है। यह कानून के शासन को विधिबद्ध करता है, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है, या मौलिक राजनैतिक मूल्यों को दर्शाता है। तो जो सही प्रश्न है, जो इसमें सही नहीं है, वो है यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, जबकि हमारा जो संविधान है वो कानूनी दस्तावेज है। यहाँ पर हमें असंगत को चुनाव करना है, असंगत जो सही नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही नहीं है, कानूनी दस्तावेज नहीं है लिखा है, जबकि यह एक कानूनी दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार कार्य करती है। यह संविधान देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था एवं उसके अधिकारों और उत्तराधिकारों को सुनिश्चित करता है। हम आ चुके हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? कौन सी तिथि है जो संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर। तो जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।